हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास का चैप्टर 10 जो है उसके इंट्रोडक्शन दिया था और आपको 10.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल भी कराए थे। अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपकी 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसने कहा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जैसे हिंदी में कहेंगे हम कि उसने उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है। सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए, पता होना चाहिए, ऐसा हमने एग्जाम्पल भी कराया था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से आपकी डायरेक्शन बनती है। ये ईस्ट यानी पूर्व, उसके बाद में ये पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका आ गया दक्षिण, ठीक है। इस तरीके से आपकी डायरेक्शन होती है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसने कहा था नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री जाना है, बोला था ना इसने, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री जाना, नहीं उत्तर से पूर्व की ओर। तो क्या करेंगे हम, उत्तर से पूर्व की ओर जाएंगे तो इस तरीके से अपना डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे 30 डिग्री। कहां से? उत्तर से, नॉर्थ से अपने ईस्ट की ओर जाना है। इसने बोला था कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की यानी ईस्ट में, तो आपका 30 डिग्री हो गया। साथ में इसने डिस्प्लेसमेंट बताया 40 किलोमीटर का। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ब्रेक करते हैं 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से, अपनी कॉपी का जो साइज होगा उसके आधार पर, कि 1, 2, 3 और मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्केल अपना जो है, स्केल लिख दूंगा मैं यहाँ पे। एक जो टुकड़ा है आपका, चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी के साइज के आधार पर। और उसको लिख देंगे हम 10 किलोमीटर, जिससे क्या होगा 10, 20, 30, 40, 10 के आपके 4 टुकड़े मिला के कितना बनेगा, 40 किलोमीटर बन जाएगा, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अभी तो उसने पूछा था उत्तर से पूर्व की ओर के ईस्ट की ओर, नॉर्थ से, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला था इसने, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर। अगर वो बोल देता है यहाँ पे कि आपका पूर्व से पश्चिम, यानी ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी ईस्ट टू नॉर्थ कहता या नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहता, तो आप इस तरीके से बनाते 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अभी इसने बोला है उत्तर से पूर्व की ओर, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपने 30 डिग्री ऊपर से नीचे की तरफ चले हैं। अगर वो बोलता पूर्व से उत्तर की ओर, तो आप इस तरीके से बनाते 30 डिग्री और 40 किलोमीटर जैसे ये शो करते हैं ऐसे कर देते, ठीक है। अभी इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको ये एग्जांपल की तरह ही है, आपको ये फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड है कि कौन कौन से इसमें स्केलर है, कौन कौन से इसमें जो है आपके वेक्टर हैं, यानी अदिश कौन से हैं और सदिश कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए 10 किलोग्राम जब आपको दे रखा है, किलोग्राम में बताया वेट है, वेट मतलब ये मास है आपका 10 kg। तो जब भी इस मास की बात होती है तो हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है? स्केलर होता है, यानी अदिश होता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक आपका स्केलर क्वांटिटी हो गई। दूसरा इसने बोला 2 मीटर। अगर ये केवल 2 मीटर कहता तो ये स्केलर होती, लेकिन साथ में इसने डायरेक्शन दे दी। जब आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में आ जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर यानी कि सदिश हो गया ये। क्लियर? इसके बाद में तीसरा 40 डिग्री कहा है, सिंपल इसने 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट तो कहा नहीं, या कोई डायरेक्शन तो दी नहीं इसने। जब डायरेक्शन नहीं दी तो डेफिनेटली क्या होगा, ये स्केलर होगा, इसे कहेंगे हम अदिश। क्लियर? उसके बाद में 40 वॉट का, ये भी बिना डायरेक्शन के है। वॉट आपका यहाँ पर जितने वोल्टेज है वो दूसरी जगह भी उतने ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 40 वॉट का है इसने, तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही। जहां डायरेक्शन होती है वहां पे बात की जाती है, ठीक है। कूलम है ये 10⁻⁻⁹, ये भी बिना डायरेक्शन की बात की जा रही है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम अदिश कहेंगे इसको भी हम। इसके बाद में आपका आता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात कर रहा है। और त्वरण जो है एक सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप जानते हो कैसे होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है या तो बढ़ेगा या घटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की बात करता है वो। इसलिए ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये आपने ग्रेविटी भी देखी है, ग्रेविटी का भी यही होता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है और घटती जाती है इस तरीके से। तो इसलिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है।
तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको अदिश और सदिश बताने थे इसमें, और ये एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछता है 1 नंबर में, इसलिए अच्छे से नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में ही आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। दोबारा से क्वांटिटीज की बात कर रहा है, पहले उसने मैग्नीट्यूड दिए थे, इस बार ये नाम लिख के और फिर आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। तो आपको पता है टाइम पीरियड, समय कालांश की बात कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पे अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती, लेकिन डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको बताया था मैंने, समझाया भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इसे अदिश कहेंगे और इसको भी हम अदिश ही कहेंगे। क्लियर। बल जो है फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, भी समझाया था मैंने आपको कि अगर कोई चीज रखी हुई है, फोर्स लगाना है इस पर, तो बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लगाना है। मालूम पड़ा खिसकाना था घर के अंदर और खिसका दिया आपने घर के बाहर। चीजों को ये समझना पड़ेगा आपको कि डायरेक्शन की जरूरत होती है फोर्स के अंदर। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, सदिश राशि है। क्लियर। इसके बाद में आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड होता तो वो स्केलर क्वांटिटी होती, चाल होती तो स्केलर, बेग है तो वेक्टर। क्या डिफरेंस है, बेग जो है निश्चित दिशा में चली गई चाल होती है, उसको वेग कहते हैं। निश्चित दिशा तय करके जाते हैं कि इस दिशा में ही हमें इतनी स्पीड से जाना है, तो उसको वेग कहते हैं, हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ही चलना है तो वो केवल चाल है, आपकी स्पीड है, लेकिन एक डायरेक्शन दे दी आपने, इस डायरेक्शन में जाना है आपको, तो आपका वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। इसके बाद में आता है आपका वर्क डन, यानी कार्य। कार्य करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये क्या है, अदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है आपकी, इस जल्दी कर देते हैं फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, नोट करिए इसे। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको फिगर दे रखा है और इस फिगर के आधार पर आपको क्या करना है, ये तीनों डिफाइन करने हैं। ये तीनों मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं होते क्या है, फिर से समझाऊंगा एक बार क्वेश्चन के साथ साथ। सबसे पहले इसने पूछा को इनिशियल। मैंने आपको बताया है को इनिशियल उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे सह्याद्री कहते हैं। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ये वाला जो है इन दो वेक्टरों के लिए सेम है, यानी कि सेम पॉइंट से जब दो वेक्टर जाते हैं तो उन्हें को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर भी जा सकते हैं, जैसे कि इसी पॉइंट से एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, अगर अलग अलग वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो इन सबको भी को इनिशियल कहेंगे। यहाँ पे केवल ये दो ही वेक्टर ऐसे हैं जिनका ये वाला और ये वाला इनिशियल पॉइंट एक है, बाकी किसी में इनिशियल पॉइंट एक नहीं है। इसकी टेल यहाँ पर है, इसकी टेल यहाँ पर है, इसकी टेल यहाँ पर है, इसकी टेल यहाँ पर है। तो केवल ए और डी ऐसे वेक्टर हैं जो को इनिशियल है। ठीक है, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सह आदिम या को इनिशियल कौन से वेक्टर है, ए और डी है, जिनका इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ठीक है। दूसरा कहा है इसने इक्वल। इक्वल मैंने आपको बताया, इक्वल केवल उन वेक्टर्स को कहते हैं जो पैरेलल भी हो, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। देखिए डायरेक्शन सेम होगी तो पैरेलल तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो पैरेलल कहिए आप मत कहिए, बस दो चीजें कहिए, एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा आपकी उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन सेम, क्योंकि ये एक वर्ग बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो केवल बी, इसकी डायरेक्शन भी ये है और इसकी डायरेक्शन भी ये है। तो बी और डी ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि जब ये स्क्वायर बना रहे हैं तो सारी साइड जो एक जैसी होंगी। ए और सी पैरेलल तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए इक्वल वेक्टर केवल हम बी और डी को कहेंगे कि बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इक्वल हो गए। तीसरी बात इसने कही कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए कॉलिनियर किसको कहते हैं, जो पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल तो यहाँ पे ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो हमको कह सकते थे कॉलिनियर इनको, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी बट नॉट इक्वल, यानी कि सन्निहित तो हो परंतु असमान हो। तो इक्वल वाले वेक्टर नहीं लेने हमें, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, तो केवल क्या लेने हैं, केवल पैरेलल लेने हैं, पर वो इक्वल नहीं लेने। तो पैरेलल ये भी थे, ये भी थे, तो हमें ये वाले नहीं लेने क्योंकि ये इक्वल भी है। क्या कह रहा है, नॉट इक्वल, यानी समान ना हो, असमान हो। तो केवल ये ए और सी ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल हैं पर इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल में क्या आता था, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए थी, यहाँ डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर
आपका आंसर निकल आएगा किसका, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। अगर ये केवल कॉलिनियर कहता तो ए और सी होते कॉलिनियर, साथ में बी और डी भी होते कॉलिनियर अलग अलग, ये ए सी का अलग पेयर बनता, बी और डी का अलग बनता। लेकिन इसमें नॉट इक्वल कहने की वजह से बी और डी को हमने इस रेस में से बाहर कर दिया, केवल ए और सी जो है आपके कॉलिनियर हो गए, यानी कि कॉलिनियर हो गए, यानी कि संरेख हो गए, जिसको हम समांतर भी कहते हैं। ओके, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स को देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले इसने कहा ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कॉलिनियर। क्या ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कॉलिनियर है? जिसने ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर जिसकी कोई डायरेक्शन होगी अपनी, तो उसने माइनस ए वेक्टर कहा, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी गई। जैसे कि अगर कोई ए वेक्टर ऐसे करके है, ए वेक्टर, तो डेफिनेटली जब वो माइनस ए की बात करेगा तो उसकी डायरेक्शन की अपोजिट होने की बात करेगा, तो वो आपका वेक्टर तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, उसका डायरेक्शन भी उसकी क्या हुई है, सेम जो डायरेक्शन थी जस्ट उसके अपोजिट होगी। तो ये आगे जा रहा था, ये पीछे हो गया, यानी डायरेक्शन उसकी अपोजिट हुई है, बाकी सब कुछ सेम है, तो डेफिनेटली ये वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं। बात समझ में आई? अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो माइनस ए ऐसे नहीं जाएगा, अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो माइनस ए ऐसे करके नहीं जाएगा कि आप ऐसे बना दो, ये कंडीशन नहीं हो सकती। माइनस ए का मतलब क्या होता है, उसकी केवल डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन अगर ऊपर जा रही है तो नीचे जाएगी, राइट जा रही है तो लेफ्ट जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट होगी, नॉर्थ है तो साउथ होगी, इसका मतलब यही तो है। तो यानी कि ये दोनों की दोनों पैरेलल तो होंगे, केवल क्या होगा, डायरेक्शन केवल अपोजिट हो जाएगी माइनस की वजह से, तो ये दोनों कॉलिनियर होंगे, यानी कि क्योंकि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं वो कॉलिनियर भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। क्लियर? ये आपकी सही बात कह रहा है कि ए वेक्टर हो या माइनस ए वेक्टर हो, दोनों की दोनों कॉलिनियर होंगे। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर कहता तो नहीं कह सकते थे हम ट्रू हो गया फॉल्स होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता, उनकी डायरेक्शन बताता वो कि एक ही डायरेक्शन में, तो हम कहते कि हाँ ये कॉलिनियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला दो टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। टू कॉलिनियर वेक्टर, देखिए एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों की हमने सेम डायरेक्शन ले ली, तो ये कॉलिनियर हो गए। क्योंकि कॉलिनियर की कंडीशन यानी संरेख की कंडीशन होती है कि वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल तो है दोनों की दोनों, क्या उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने कॉलिनियर में पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ हमें पैरेलल से मतलब है, चाहे उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमें सिर्फ वेक्टरों के पैरेलल होने से मतलब है। तो कॉलिनियर वेक्टर तो पैरेलल वाले होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा कि नहीं होगा ये तो हम जानते ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मतलब है कॉलिनियर से। तो कॉलिनियर उन वेक्टरों को कहते हैं जो पैरेलल होते हैं। इसने क्या कहा है, टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ मतलब है किस चीज से कि वो पैरेलल होने चाहिए। तो कॉलिनियर वेक्टर होंगे, हाँ ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा उनका इक्वल होगा, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, कि उसने कहा है वो गलत बात कर रहा है। अगर वो कॉलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस बात की कोई गारंटी है वो इक्वल भी होंगे। इक्वल होने के लिए कॉलिनियर के साथ साथ में सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यहाँ तो वो मैग्नीट्यूड इक्वल होने की बात कर रहा है, कॉलिनियर में सिर्फ यानी कि संरेख में वो कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। बिल्कुल भी नहीं, हमने संरेख में सिर्फ पढ़ा है वो पैरेलल होते हैं। मैग्नीट्यूड यानी उनका परिमाण कुछ भी हो, हमें उसको कोई मतलब नहीं है, तो समान होने की तो कोई बात ही नहीं उठती, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरी कंडीशन इसने बोली टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। अब ये कह रहा है दो वेक्टर ले लिया आपने, ए वेक्टर है, इसका परिमाण जो है वो भी 4 है, बी वेक्टर जो है उसका परिमाण जो है वो भी 4 है, तो क्या ये कॉलिनियर होंगे? भाई हमने तो कॉलिनियर की कंडीशन बताई नहीं कि मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि कॉलिनियर वेक्टर यानी संरेख उनको कहते हैं जो पैरेलल होते हैं। क्या पैरेलल की इसने कोई बात करी है यहाँ पर? केवल समान परिमाण वाले कहा है, यानी उसने कहा है सेम मैग्नीट्यूड। जब सेम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होने से कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ पैरेलल चीज चाहिए कॉलिनियर के लिए, वो तो इसने बात ही नहीं करी, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई आपकी। चौथा इसने बोला टू कॉलिनियर वेक्टर्स। टू कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ, जो पैरेलल होंगे। क्लियर? टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। जी हमने क्या कर दिया, दोनों वेक्टर सेम कर दिए, ये ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया। आर इक्वल, ये कह रहा है क्या ये इक्वल होंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है इक्वल होंगे? भाई अगर इसकी डायरेक्शन मैंने नेगेटिव कर दी तो रहे तो ये भी सेम मैग्नीट्यूड के और साथ में पैरेलल भी रहे, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। जब यहाँ पे हमने कंडीशन इसकी फॉलो करवा दी, फिर हमने देखा कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा,
टू कॉलिनर वेक्टर, टू कॉलिनर ले लिए, सेम मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका भी है और इसका भी है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम सेम निकलेगा, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है। मैग्नीट्यूड आर इक्वल होने के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, या डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करी गई, इसने सिर्फ बात करी कॉलिनियर की, कॉलिनियर यानी पैरेलल, डायरेक्शन कुछ भी हो वो पैरेलल होते हैं। और यहाँ ये कह रहा है टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड होगा अच्छी बात है, कॉलिनियर है अच्छी बात है, पर सेम डायरेक्शन तो नहीं है। इक्वल के लिए हम क्या कहते हैं, इक्वल के लिए कहते हैं डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम तो आपके इक्वल हो जाएंगे वो। या तो बात ही नहीं कर रहा उसकी, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इक्वल होने की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, कॉलिनियर जरूर कह रहा है, तो कॉलिनियर तो अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो आपका एक ट्रू था, बाकी तीनों फॉल्स थे। आई होप आपके समझ में आया होगा, नहीं समझ में आई तो इसे रिपीट करके देखिए वापस से, पक्का समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।